हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। विज्ञान में जो है हम बायोलॉजी सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। और बायोलॉजी सेक्शन में जो है आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जैविक वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्लांट और एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत हम कौन कौन सा टॉपिक जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हम बायोलॉजी का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है सजीवों का गुण, जो लिविंग थिंग है उनके गुण को जानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत हम कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, और उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो है एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत एनाबॉलिज्म को भी हम देखेंगे और कैटाबॉलिज्म को भी देखेंगे। फिर हम ग्रोथ को देखेंगे। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, इसके अंतर्गत हैं, तो मैं इसको भी कवर करूंगा। रिप्रोडक्शन को देखेंगे और चेतना, जिसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पादप एवं जंतुओं में अंतर। पादप बोले तो प्लांट, प्लांट को हिंदी में हम पादप कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है, सेल के स्ट्रक्चर के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में, मूवमेंट के मामले में, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स के आधार पर हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं आपको। बहुत सरल तरीके से आज समझ जाएंगे आप जो है कि पादप और जंतुओं में क्या अंतर है। और दोस्तों, ये एक चैप्टर ही है पूरा, एक चैप्टर को ही हम एक चार्ट में आपको समझा देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिससे हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से चार्ट में आपको बनाया है, जिससे आपको आसानी से बहुत छोटे समय में आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर हैं पादप और जंतुओं को में अंतर देखेंगे। तो एक तरफ हमने विशेषताएं उनकी बता दी है, एक तरफ हमने प्लांट को लिया है, एक तरफ एनिमल को लिया है। तो दोनों में क्या अंतर है आप देख सकते हैं सामने, और उसकी विशेषताएं के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना के आधार पर प्लांट और जंतु में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है विशेषताएं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति, जिसको हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। देखिए दोस्तों, सेल का तो फोटो है, अगर आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको संभव नहीं था यहाँ फोटो लगाना। और जब मैं सेल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें जो है मैं आपको पूरा फोटो बना के अपने हाथ से आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल वॉल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, हर चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो है सेल वॉल की विशेषताओं के आधार पर पादप जो है देखेंगे, फिर जंतु देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम टॉपिक कवर करेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जो लिविंग थिंग के नामकरण की द्विनाम पद्धति को देखेंगे हैं। उसके अंतर्गत जो है
जो दो नाम दिया गया था, जेनरिक और स्पेसिस, ठीक है, वंश का नाम और जाति का नाम। उसके अंतर्गत हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किंगडम एनिमल पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटी, ठीक है, पेड़ पौधा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण आर एच बिटेकर के अंतर्गत जो है 5 जगत का वर्गीकरण जो बताया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, हैं, जिसको प्लांटी कहते हैं। और प्लांटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, थोलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हैं। और उसके बाद आखिरी में जंतु, ठीक है, एनिमलिया। एनिमलिया के अंतर्गत ये 5 टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, इसको मैं आपको हिंदी में बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है, जिससे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटे से चार्ट में आपको मैंने जो ये लेसन बताया है, आपको देखने में छोटा तो लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मैं एक एक टॉपिक इसमें जो है आपका, जैसे ये जंतु ही है तो ये एक चैप्टर है। 6 से लेके 10 तक में एनसीईआरटी में आप जो जो इस एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन के मामले में, तो ये सारा टॉपिक जो है उसमें रहेगा। जैसे ये प्लांट को हम देखेंगे, तो ये प्लांट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक चैप्टर है, जिसको मैं आपको जो है इसी एक वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगा, जिससे आपको एनसीईआरटी की जो किताब है नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो 6 से लेकर 10 तक हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं किसी एग्जाम को देने के लिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें मोटी मोटी समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिया है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, और इस पे जो है इसको मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, इसका विश्लेषण करूंगा अच्छे से। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरी यही कोशिश रहेगी और मेरा यही 100% रहेगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पीछे अच्छी लग रही है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, और अब साइंस शुरू कर रहा हूँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी बजा लीजिए, जिससे जो है आपकी जो कोचिंग में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो मैं फ्री में पढ़ाऊँगा बिना फीस के, और आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे और आप कंपटीशन अगर देते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा कि जो है आपको मैं सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। तो चलिए, आइए समय ना गवाते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत लंबा वीडियो रहेगा, 1 घंटे का वीडियो रहेगा, और 1 घंटे में हम लोग जो है 5 घंटे की चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे संग बने रहिए, और आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा जो है। साइंस देखिए एक बार वाली चीज़ नहीं है। एक बार में सोचेंगे कि आपको जो है साइंस और खासकर बायोलॉजी आपके दिमाग में चढ़ जाए तो ऐसा असंभव है। ये किसी के साथ नहीं है, चाहे हमारे साथ हो चाहे किसी के साथ हो। आप इसको जितने बार रिवीजन करेंगे उतनी आप गहराई में पहुंचेंगे इनके शब्दों के, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लीड नहीं लिए तो कान में लीड लगा लीजिए, नहीं तो एकांत में बैठ के ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको मेरी बातों को ज़्यादा ज़्यादा सुनना है सिर्फ, ठीक है। पॉइंट मैंने लिख दिया है, इस पॉइंट पे मैं जो है विश्लेषण करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत, जो कि चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत जो है पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का सामान्य परिचय। तो आइए जीव विज्ञान के बारे में हम सामान्य परिचय आपको बता दें। तो जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं,
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों, लिविंग थिंग, अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क, जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक था, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी का वैज्ञानिक था, ने किया था। जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन पूछता है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये और इम्पोर्टेंट है, ये वनडे के एग्जाम में पूछता भी है कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहते हैं। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, जो वनस्पति विज्ञान का जनक जिनको कहा जाता है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटरम नामक पुस्तक लिखी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो अरस्तु है उनको जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। तो हिस्टोरिया एनिमलियम मतलब ये जंतुओं के बारे में इन्होंने लिखा है, एनिमल के बारे में उन्होंने लिखा है। और जो थियोफ्रेस्टस है, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो जो है फादर ऑफ बॉटनी, पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया है। यह पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया प्लेंटरम नाम की पुस्तक है इनकी। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, जो कि है सजीवों का गुण। बेसिक हम लोग समझ गए जीव विज्ञान के बारे में, उनके जनक कौन है। तो नेक्स्ट जो है सजीवों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले सजीव, जिनको लिविंग थिंग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, जो जीवित हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनको सजीव कहते हैं। तो सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक, इंटरेक्टिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तंत्र होते हैं, जो बाह्य स्टिम्युली के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। तो निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। तो पहला है कोशिकीय संगठन। तो पहला है कोशिकीय संगठन, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका, सेल है। सेल क्या है दोस्तों? तो सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। नेक्स्ट, उपापचय, जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उपापचय जो है, जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, वो जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी, जिसको मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कहते हैं।
यह दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो आइए देखते हैं एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। तो एनाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म को हिंदी में उपचयन कहते हैं, कैटाबॉलिज्म को अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एनाबॉलिज्म के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म मतलब उपचयन। इसके अंतर्गत इस क्रिया द्वारा, उपचयन क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। उपचयन क्रिया के द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल, वृद्धि, ग्रोथ क्रिया। जो वृद्धि क्रिया होती है इसी का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का हिंदी होता है अपचयन। हम्म दोस्तों, मैं इसमें इंग्लिश शब्द प्रयोग भी करूंगा और मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहिए। ठीक है, तो अब हम कैटाबॉलिज्म, जो कि ये सब जो है हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने एनाबॉलिज्म पढ़ा और उसके बाद कैटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में अपचयन कहते हैं। तो अपचयन क्रिया के द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। अप अपचयन क्रिया के द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? श्वसन, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन क्रिया। श्वसन क्रिया एग्जाम्पल है इसका, और श्वसन क्रिया को इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ। आइए ग्रोथ को देखते हैं। तो ग्रोथ जो है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ग्रोथ हमारा कैसे होता है? भोजन का उपयोग कर, जो लिविंग थिंग है वो भोजन का उपयोग करते हैं। फिर वो उनके उनके अंदर जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रजनन, जिसको रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रजनन को जानिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। जो लिविंग थिंग द्वारा अपने समान जीवों को, अपने जैसे जो जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहलाती है। यह जीवों का मुख्य गुण है। तो ये जो है जीवों का मुख्य गुण है। नेक्स्ट, चेतना, जिसको इंग्लिश में कॉन्सक्यूशनेस कहते हैं। तो चेतना क्या है? यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आती है, अर्थात सभी सजीवों में अनुभूति करने एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तो उपर्युक्त के अलावा गति, मूवमेंट, पोषण, न्यूट्रिशन एवं उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं लक्षणों से स्पष्ट होता है कि पौधों तथा जंतु दोनों ही सजीव हैं। ठीक है, पौधे और जंतु जो है दोनों ही सजीव हैं, लिविंग थिंग है। तो आइए, जब इसके अंतर्गत चेतना भी समाप्त हुआ, अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से।
पादप एवं जंतुओं में अंतर। सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर, ग्रोथ और एक्सक्रीशन और रिस्पॉन्स के आधार पर। हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। आइए, मैंने चार्ट बनाया भी है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लाइक करके जरूर जाइएगा। तो पादप एवं जंतुओं में अंतर। तो पहले मैंने बताया कि आपको सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से कोशिका संरचना जिसको कहा जाता है उसके आधार पर पहले देखना है। तो विशेषताएं हम देखेंगे, फिर प्लांट और एनिमल में डिफरेंस देखेंगे। तो कोशिका भित्ति के आधार पर, तो जैसा कि मैं बताया कि सेल जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सेल का पूरा मैं डिफाइन करूंगा, पूरा फोटो बना के, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी मैंने फोटो नहीं बनाया है, अगर आपको देखना है तो गूगल पे आप जाके सर्च करके देख लें। तो विशेषताएं क्या है? कोशिका भित्ति, जो सेल के जो सबसे बाहरी क्षेत्र होते हैं जो, तो उनको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यह जो है दोस्तों कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, ये जो है पादप में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज कई एग्जाम में पूछता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। आइए देखते हैं, पादप में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल में जो है ये नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है प्लांट में पाई जाती है, लेकिन एनिमल में नहीं पाई जाती है। तो एनिमल में क्या पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली। एनिमल में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो आप सेल वॉल फोटो में देखेंगे, उसके अंदर का जो क्षेत्र है उसको कोशिका झिल्ली होती है। मैं पिक्चर के द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा जब मैं सेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट जो कि विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत प्लांट जो है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। ठीक है, जो हम कोशिका संरचना के अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं, तो विशेषताएं जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट आप जान रहे हैं दोस्तों, जो है सीधे सी बात है, हरा रंग। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो प्लांट है वो हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और जो एनिमल में है, जो एनिमल में है ये अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, रसधानी। रसधानी की विशेषताओं के आधार पर प्लांट कोशिकाओं में बड़ी रसधनियां पाई जाती है। वैक्यूल का अर्थ ही होता है दोस्तों रसधानी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका हिंदी रसधानी है। तो प्लांट कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव से भरी होती है। ठीक है, प्लांट कोशिकाओं में बड़ी रसधनियां पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव से भरी होती है। और जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधनियां पाई जाती हैं, छोटी वैक्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, प्लांट कोशिकाओं में बड़ी रसधनियां पाई जाती हैं, और एनिमल कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधनियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, तारककाय विशेषताएं हैं। ठीक है, तो तारककाय जो है कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो सेंट्रोजोम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तारककाय को इंग्लिश में सेंट्रोजोम कहते हैं।
तो सेंट्रोजोम जो है कुछ पादपों में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एनिमल कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एनिमल कोशिकाओं में अक्सर न्यूक्लियस, जिसको हिंदी केंद्रक कहते हैं, के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो हमारा जो है दोस्तों, कोशिका संरचना के आधार पर ये 4 बातें थी, प्लांट और एनिमल में अंतर। अब जो है प्लांट और एनिमल में हम अंतर करेंगे न्यूट्रिशन के आधार पर। मैंने लिखा नहीं है, एक एक ही अंतर है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 4 था इसलिए हमको लिखना पड़ा, और इसमें एक एक है, तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें कोई विशेषताएं नहीं है इसलिए मैंने ये चिन्ह लगा दिया है। तो इसमें विशेषताएं नहीं पढ़ना है, बस पोषण के मामले में प्लांट और एनिमल का क्या अंतर है इसको समझते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पर जो है, प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। प्लांट जो है दोस्तों अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वह उनको इसीलिए स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है, अपने आप अपना भोजन बनाने वाला। लेकिन जो एनिमल होता है वो अपने भोजन हेतु पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है, ठीक है। एनिमल जो है अपने भोजन हेतु पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है, इसीलिए इनको परपोषी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरों पर, मनुष्य ही है चाहे जानवर ही हैं, वो दूसरों पर ही निर्भर है, इसीलिए इनको परपोषी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है कि अपवाद भी है एक। युगलीना एक ऐसा जंतु है जो कि परपोषी नहीं है, वह स्वपोषी है, वो अपना खाना खुद ही बनाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछता है। तो युगलीना जो है वह स्वपोषी है, वो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो ये न्यूट्रिशन का अंतर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट, गति। गति के आधार पर क्या अंतर है प्लांट और एनिमल में। तो गति के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर प्लांट जो है मृदा में स्थिर होते हैं, ठीक है। प्लांट जो है मृदा में स्थिर होते हैं, लेकिन अपवाद एक है, शैवाल क्लेमाइडोनोमस, ये अपवाद है, ये मिट्टी में स्थिर नहीं होते, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। तो मूवमेंट, गति के आधार पर प्लांट मृदा में स्थिर होते हैं, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है, ठीक है। जंतु भोजन हेतु गति करते हैं, ठीक है। तो गति मतलब दोस्तों इतना समझ लीजिए, मतलब हलचल, मतलब मूवमेंट मतलब इधर उधर, ठीक है। तो प्लांट जो है वो स्थिर रहते हैं, आपको पता है एक जगह रहते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां और कलियां हल्का फुल्का इधर उधर हिलता रहता है हवा से, ठीक है। लेकिन जानवर जो हैं, जो जंतु हैं, वो भोजन हेतु गति करते हैं, उनको इधर उधर भोजन करने के लिए जाना पड़ता है, किसी जानवर को मारना पड़ता है, खाना पड़ता है, ठीक है, प्लांट को खाना पड़ता है, तो उनको इधर उधर जाना पड़ता है। लेकिन इसका भी अपवाद है दोस्तों, कोरल एवं स्पंज। कोरल एवं स्पंज जो होता है वो इधर उधर नहीं जा पाता, वो अपने जगह पे ही जो है भोजन खोज लेते हैं, ठीक है, उनको भोजन मिल जाता है। तो ये अपवाद है, आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है हमको नेक्स्ट जो है वृद्धि, ग्रोथ के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर जो है प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है। तो प्लांट में जो है, ये प्लांट में जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभाज्योतक क्षेत्र हैं, जिसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये मैं प्लांट में बोल रहा हूं, ग्रोथ के अंतर्गत, ठीक है, मैं ग्रोथ के अंतर्गत आपको बता रहा हूं। प्लांट में
जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभाज्योतक विभाज्योतक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक जोन, के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट जो है आपको पता है जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, उनका ग्रोथ होता रहता है। लेकिन जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, जैसा कि आप मानव ही है, वो 20 साल 21 साल 22 साल तक बढ़ता है, फिर एक समय के बाद फिर उसकी उतनी ही हाइट रहती है। तो उसी तरीके से जो है जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, लेकिन प्लांट जो है वो जीवन भर ग्रोथ करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है हम एक्सक्रीशन के आधार पर पढ़ेंगे, उत्सर्जन के आधार पर अंतर करेंगे प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों, हाँ, तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं, जो इनके शरीर में संचित रहते हैं। ठीक है, और एनिमल में यह विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। उत्सर्जन के आधार पर प्लांट में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों जैसे तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं, जो इनके शरीर में संचित रहते हैं। और एनिमल में ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो ठीक है, तो ये था उत्सर्जन। नेक्स्ट आखिरी है रिस्पॉन्स, जिसको हिंदी में अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अनुक्रिया रिस्पॉन्स के आधार पर प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिस कारण विभिन्न उद्दीपनों जैसे प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। ठीक है, प्लांट में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिस कारण विभिन्न उद्दीपनों जैसे प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। लेकिन जो एनिमल में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जंतु तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो है हमारा डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल में हर मामलों में समाप्त हुआ। चाहे वो सेल स्ट्रक्चर पर मैंने आपको बताया, कोशिका संरचना के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर, एक्सक्रीशन के आधार पर, रिस्पॉन्स के आधार पर। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इससे आपको समझ में आता है कि हर चीज के आधार पर जो है प्लांट और एनिमल में क्या फर्क है। ठीक है, तो आइए जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जीवों के नामकरण है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चौथा, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत, जिसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, से होती है। ठीक है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत, ठीक है, एनिमल किंगडम, और
पादप जगत प्लांट किंगडम में बांटा। ठीक है, तो लिनियस ने जो है जीवों को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बांटा। इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता, ठीक है, कहा जाता है। वर्गीकी का पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में। वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? लिनियस को कहते हैं, जिसने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को बांट दिया दो भागों में। ठीक है, तो सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश, वंश नाम है, जिसको इंग्लिश में जेनरिक कहते हैं। पहला शब्द वंश है, जिसको जेनरिक कहते हैं, एवं दूसरा नाम जाति नाम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्पीसीज नेम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। आप जानते हैं हम लोग जो मानव हैं उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो होमोसेपियंस है। ठीक है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो वही बात जो है कैरोलस लिनियस ने बताया है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला शब्द जो है वो वंश, वंश नाम, जिसको जेनरिक नेम कहते हैं, और दूसरा शब्द जाति नाम, स्पीसीज नेम कहलाता है। तो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, मानव का एग्जाम्पल लिया कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जिसमें होमो वंश का नाम है, जिसकी एक जाति सेपियंस है। तो जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर, RH व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, RH व्हिटेकर। ठीक है, RH व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत, किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। तो दोस्तों इस पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता RH व्हिटेकर, जो कि वैज्ञानिक था, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को दी। 5 जगत वर्गीकरण जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ठीक है, ये 5 वर्ग कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इस पे जो है आपको एक एक चीज को, एक एक शब्द को अच्छे से समझना है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लांट और एनिमल को समझिएगा। जो चौथा पांचवा जो है पादप और जंतु है, इसको अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो आइए हम जो है पहला RH व्हिटेकर के अंतर्गत जो पहला है मोनेरा, आइए इसको समझते हैं। मोनेरा, मोनेरा को इंग्लिश में भी मोनेरा ही लिखते हैं। ठीक है, मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। ठीक है, मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होता है। ठीक है, इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है तथा कुछ में नहीं।
देखिए दोस्तों, आपको जो है ना, जब तक सेल का आप फोटो नहीं देखेंगे आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, ठीक है, कोशिकांग किसको कहते हैं, केंद्रक किसको कहते हैं। तो अगर आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप एक बार फोटो पिक्चर देख लें, दिमाग में आपकी पिक्चर बनेगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आपको मैं आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो सेल में पढ़ाऊंगा दूसरा चैप्टर, तो उसके अंतर्गत में जो है आपको वीडियो मतलब फोटो बना के आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, एक एक चीज़ के कौन चीज़ क्या है। तो अभी के लिए जो है, अगर आप फोटो गूगल पे सर्च करके देख लेते तो अच्छा होता, आपको चीज़ें समझ में आती, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मोनेरा। तो मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। हाँ, इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है, जिसको केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, हैं, और ना ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी हैं, स्वयं भोजन बनाने वाले हैं, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, हम्म, सूर्य का प्रकाश लेने वाले हैं, अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, मोनेरा के एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, ये मोनेरा का एग्जाम्पल है। नीलहरित शैवाल, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जीवाणु किसका एग्जाम्पल है? तो आप ध्यान रखिएगा, मोनेरा का एग्जाम्पल जीवाणु, नीलहरित शैवाल, है, साइनोबैक्टीरिया, है, माइकोप्लाज्मा आदि, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोटिस्टा को देखते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, जिसको इंग्लिश में भी प्रोटिस्टा कहते हैं। तो आइए, प्रोटिस्टा में के अंतर्गत क्या है। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, देखिए मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, जीव का समूह है, लेकिन प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभी यह बहुकोशिकीय भी होते हैं। केल्प या समुद्री घास इसका एग्जाम्पल है। तो प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती हैं तथा यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है एक कोशिकीय शैवाल, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। डाई एटम प्रोटोजोवा है, प्रोटोजोवा भी देखिए प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। युगलीना, युगलीना भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। अमीबा है, जो है इसी जगत के सदस्य हैं। तो ये भी समाप्त हुआ प्रोटिस्टा। आइए देखते हैं अब कवक को, है, कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं, ठीक है। तो फंगी जो है यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन, ध्यान रखिएगा, इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है।
जो कोशिका भित्ति में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल है ईस्ट है, पेंसिलियम, मशरूम। ठीक है, ये फंगी का एग्जाम्पल है। ईस्ट और मशरूम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए जो है अब हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक देखते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वो पादप। पादप को हम देखेंगे। तो पादप जो है प्लांटी, यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। पादप सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पादपों को निम्न उपवर्गों में बांटा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पादप को जो है ये 5 प्रकार में बांटा जा सकता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आइए जो है पहले थैलोफाइटा, जिसको हिंदी में भी थैलोफाइटा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबको जो है हिंदी में वही नाम है जो इंग्लिश में मैंने लिखा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आइए जो है पहला थैलोफाइटा हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्लांट के अंतर्गत है। ठीक है, तो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं थैलोफाइटा का। ठीक है, तो इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतया शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलगी कहा जाता है। तो जो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको शैवाल कहा जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, ये पानी में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो है इसका, थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है यो वो है यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। तो अगर आपको अलगी आपने देखा होगा कहीं भी पानी वानी जहाँ रुक जाता है, जैसे चापा पकल आप देखे होंगे, हैंड पंप जहाँ पानी गिरता है वहाँ हरा हरा काई लग जाता है, तो काई को ही हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, जो काई है उसको वो शैवाल कहते हैं और उसको इंग्लिश में अलगी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमने थैलोफाइटा देख लिया। अब जो है नेक्स्ट ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को हिंदी में भी ब्रायोफाइटा लिखते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों देख लीजिए, उदाहरण जो है इसका ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल जो है वो मॉन्स
ठीक है, जिसको फ्यूनेरिया भी कहा जाता है? मॉन्स 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 को फ्यूनेरिया भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल मार्केशिया। उतना अंदर की चीज़ें नहीं पूछता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ समझने के लिए, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसका फोटो अगर आपको देखना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कठिन है, इसके फिगर जो है, इसको फिगर को बनाना उतना आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा, उतना टाइम मेरे पास बचता नहीं है। तो थैलाफाइटा हमने पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है तीसरा टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसको पी से लिखा हुआ है लेकिन इसको टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा का अंतर्गत है, आइए देखते हैं क्या है। तो इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें संवहन उत्तक भी उपस्थित होता है। जैसे एग्जाम्पल है, इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें संवहन उत्तक भी उपस्थित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फर्न है, फर्न और मार्सिलिया, हार्सटेल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो टेरिफो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल। तो उपयुक्त तीनों वर्गों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनमें जो है बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत देख ले दोस्तों, इसको जिम्नोस्पर्म को हिंदी में भी जिम्नोस्पर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये पौधे नग्नबीजी होते हैं, ये नंगे होते हैं बीज इसके, ठीक है। तो ये पौधे नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत समय तक चलते हैं, बहुत वर्षों तक चलते हैं, और ये सदाबहार जीते हैं, और ये काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय मतलब लकड़ी के होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है पाइनस तथा साइकस, है, इसके एग्जाम्पल है पाइनस तथा साइकस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी एंजियोस्पर्म। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सिविल के एग्जाम में पूछता है, जैसे पीसीएस और यूपीएससी के जो आईएएस के पेपर होते हैं उसमें ये पूछता है एंजियोस्पर्म। एक बार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, किसी सन में आया था। तो आइए एंजियोस्पर्म देखते हैं किस तरह का पौधा है, ठीक है। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। जो एंजियोस्पर्म टाइप के पौधे होते हैं, इनके बीज जो हैं ये फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, ठीक है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री, जिनमें एक बीज पत्र होते हैं, तथा द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पादप कंप्लीट हुआ, हमारा प्लांट सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये प्लांट सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मेरा बचा जो है वो एनिमल। तो ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्लांट और एनिमल के पढ़ाते वक्त मेरा जो है ये दो टॉपिक, इसमें से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जैविक वर्गीकरण का भी कम से कम हम लोग जो 8-10 टॉपिक देख रहे हैं, इसके अलावा भी 8-10 टॉपिक है। तो उसके अंतर्गत जो है मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा, सूक्ष्म जीव, उसी में कवर कराऊंगा, जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये मैं आपको बता दूंगा कि मैं अभी आपको बता दूं। चलिए एनिमलिया मैं आपको पढ़ा लूँ, उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक, मैंने लिखा नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, बिना लिखे वो मज़ा नहीं आएगा। तो आइए आखिरी टॉपिक जो है हम जंतु को कवर करते हैं। जंतु के अंतर्गत जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, इसका मैं आपको हिंदी बताऊंगा, आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हैं, बेल की घंटी बजाइए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, शेयर करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है, तो आप कृपया करके करें। तो आइए शुरू करते हैं जंतु एनिमलिया। तो जंतु के अंतर्गत आइए बातों को जानते हैं। यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है। जंतु की बात कर रहा हूं, ठीक है। जंतु किस प्रकार का प्राणी है, ठीक है। जो जंतु है वह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, ठीक है, और विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना है। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि वो जो जंतु है वह यूकैरियोटिक तरीके का है और बहुकोशिकीय, मतलब बहुत कोशिका जंतु के शरीर में होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बहुकोशिकीय कहा जाता है, ठीक है। और विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना है, मतलब उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था सेल वॉल नहीं होते हैं उसके सेल में, तो उसी को वो हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो वो कोशिका भित्ति रहित, ठीक है, कोशिकाओं से बना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको दिमाग में आ जाए। यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना है। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार ये निम्न है, देखते हैं। पहला, संगठन के स्तर पर, ठीक है। तो पहला जो है ये हम जंतु का वर्गीकरण ये जो है 6 प्रकार से करते हैं। पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगठन के स्तर, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का संगठन के स्तर, इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा, सिमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सममिति, सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं सममिति। तीसरा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ, इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी संगठन, द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी संगठन। अभी हम समझते हैं इसमें क्या क्या है, मैं आपको डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट है कोलम, ठीक है। कोलम का हिंदी क्या होता है, शरीर की गुहा या प्रगुहा, या इसको सीलोम भी कहते हैं, ठीक है। शरीर की गुहा, आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शरीर की गुहा। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का अर्थ है खंडीकरण, सेगमेंटेशन का अर्थ है खंडीकरण। और नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का हिंदी क्या है, पृष्ठरज्जु, ठीक है। तो इसको आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसके अंदर अंतर्गत क्या क्या बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जंतु के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले को देखते हैं, ठीक है। जंतु के अंतर्गत जो है हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संगठन के स्तर कहते हैं। तो आइए देखिए इसके अंतर्गत क्या बातें हैं। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। कुछ में कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है तो कुछ में उत्तक स्तर का संगठन दिखाई पड़ता है। प्लेटो हेलमिनथीज, प्लेटो हेलमिनथजीज तथा अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। प्लेटो हेलमिनथीज तथा
अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, जो अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, किसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो संगठन के स्तर हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री, जिसको हम हिंदी में सममिति कहते हैं। ठीक है, सममिति, तो प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। असममिति है एसिमेट्रिकल स्पंज में पाई जाती है। ठीक है, प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। असममिति स्पंज में पाई जाती है, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। सिलेट्रेट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में अरीय सममिति पाई जाती है। सिलेट्रेट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में अरीय सममिति पाई जाती है, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो स्वरूप भागों में विभाजित करती है। एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सिमेट्री भी कवर हो गया। तीसरा, डिप्लोब्लास्टिक और एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विकोरिक या त्रिकोरिकी संगठन। तो सिलेट्रेट जैसे प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों जैसे बाह्य एक्टोडर्म, जैसे एग्जाम्पल है बाह्य एक्टोडर्म, जिसको कहते हैं हिंदी में स्पष्ट अगर सरल भाषा में कहें तो बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य एक्टोडर्म को बाहरी त्वचा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, एवं आंतरिक एकोडर्म अंतः त्वचा, अंदरूनी त्वचा में व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो सिलेट्रेट जैसे प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों जैसे बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा में व्यवस्थित होती है। ये प्राणी द्विकोरिक कहलाते हैं। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मीसोडर्म उपस्थित होता है त्रिकोरिकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिंथीज से रज्जुकी तक की प्राणी, जैसे एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथीज से रज्जुकी तक के प्राणी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कोलम। ठीक है, कोलम को देखते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ आपको बता दिया कि शरीर की गुहा। कोलम, ये हम एनिमल के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। चौथा टॉपिक कोलम, जिसको शरीर की गुहा भी कहते हैं। तो शरीर भित्ति, जिसको बॉडी वॉल कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं गट वॉल। तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति, गुहा को इंग्लिश में कैविटी कहते हैं, कैविटी। ठीक है, तो बॉडी वॉल तथा गट वॉल के बीच में कैविटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। हम पढ़ रहे हैं शरीर की गुहा के अंतर्गत
शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल एनेलिड, मोलास्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म तथा कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ऐसे शरीर कूटगुहा एवं ऐसे प्राणी कूटगुहिक कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एस्केलमिनथचीज। ठीक है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही, ठीक है, कहते हैं। जैसे प्लेंटी हेलमिंथीज। ये भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेगमेंटेशन, ठीक है, जिसको खंडीकरण कहते हैं। आइए इसको जल्द देख लेते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, खंडीकरण क्या है। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है केचुआ का शरीर। ठीक है, खंडीकरण का एग्जाम्पल है केचुआ का शरीर। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड, जो कि आखिरी है, एनिमल का आखिरी भाग है, जिसको कॉर्डेटा के हिंदी में कहते हैं पृष्ठरज्जु। तो पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। ठीक है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पृष्ठरज्जु को इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है। यह जो है मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी की इंग्लिश कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेट, तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी में नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है नोटोकॉर्ड भी समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस जो हमारा जो है आज का हमारा सारा टॉपिक कवर हुआ। और ये जो चैप्टर है जैविक वर्गीकरण का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंतर्गत ये पहला वीडियो है और एक वीडियो और आएगा। तो इससे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 8-10 टॉपिक हमने कवर कराया बड़ा बड़ा, और नेक्स्ट वीडियो में 8-10 टॉपिक है। मैं अगर उसको कवर करा दूंगा तो आपका ये चैप्टर पूरा जो है प्लांट और एनिमल जो क्लासिफिकेशन है ये पूरा कवर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी में आप 6 से लेके 10 तक जो है आप सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपका कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम कराएंगे, उसके बाद हम सेल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी फायदा है, तो आप इसको लाइक करके जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का घंटी दबा दीजिए, जिससे जो है हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और खुश रहिए, इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है। आई लव यू ऑल। थैंक यू।